आज हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो दिया गया था फैराडे के द्वारा। तो बोल सकते हैं इट इज गिवन बाय फैराडे। फैराडे के द्वारा दो लॉ दिया गया था। एक को हम लोग बोलते हैं फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आपको कहता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से हम लोग करंट को पास करवाएंगे तो मेटल जो है वो डिपॉजिटेड होगा, जमा होगा कैथोड पर। कितने अमाउंट में जमा होगा उस अमाउंट को ज्ञात करने के लिए फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रयोग करते हैं। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द weight deposited of metal on cathode is directly proportional to the amount of चार्ज। दैट मीन्स वेट डिपॉजिट होगा उसको W से लिखेंगे और चार्ज को Q से। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। दैट मीन्स W इज इक्वल टू ZQ वेयर Z इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को शॉर्ट में हम लोग ECE बोलते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है उसको डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट थोड़ा ध्यान देना है। अगर यहाँ से Z का वैल्यू निकाला जाए तो मिलेगा W/Q। W जो है वो मास ऑफ मेटल। दैट मीन्स अगर ये 1 ग्राम है तो ये आपका 1 कूलम होगा। तो कह सकते हैं जब किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से 1 कूलम चार्ज पास करवाते हैं और मेटल जो कैथोड पर डिपॉजिट होता है यदि 1 ग्राम होता है तो उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है 1 ग्राम प्रति कूलम हो जाएगा। दैट मीन्स कह सकते हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज passing through the electrolytic solution and 1 gram weight deposited of metal on cathode, then their ECE is 1 ग्राम प्रति कूलम। तो ये आपका होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसके बाद हम लोग देखते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का अपना कुछ कंडीशन है। जैसे इसका क्या कंडीशन है उस कंडीशन को थोड़ा समझे। इसका पहला कंडीशन कहता है कि फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए वैलिड होता है जिसको से सेम चार्ज पास होंगे। और आप जानते हैं कि सेम चार्ज पास होने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट करना होगा।
दैट मीन्स आप ये देखे होंगे सेल रिएक्शन जो पहले के वीडियो में बताए थे, सेल रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों बताए थे। तो ये जो फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के लिए है। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, दोनों में एनोड और कैथोड, एक में एनोड और एक में कैथोड को हम इस तरह से जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से साल्ट ब्रिज को लगा देते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से क्यू चार्ज पास होगा तो इसको से भी कैसा चार्ज पास होगा, क्यू चार्ज, क्योंकि ये दोनों को जोड़ा गया है सीरीज में। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा इसमें जो होगा वो दोनों में क्या डिफरेंट होगा, दोनों में सेम नहीं होगा। तो कहता है व्हेन सेम चार्ज इज पासिंग through two different electrolytic solution, then weight deposited of metal on cathode is directly proportional to their equivalent mass। अगर वेट जो डिपॉजिट होता है उसको W से लिखेंगे और इक्विवेलेंट वेट को E से, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। दैट मीन्स W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले में F कांस्टेंट आता है, वेयर जो F है, F को हम लोग बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट, F को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। तो W इज इक्वल टू आपको मिलेगा Fe, ये आपका हो गया इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास। ये जो है ये आपका कहलाता है इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट ऑफ मास या वेट निकालने का सिंपल एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास बाय उसका वैलेंसी होता है, या एटम होगा तो एटॉमिक मास बाय उसके ऊपर जो चार्ज या फिर उसका जो वैलेंसी होगा, आप इसका यूज करके और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। अब तो आपको थोड़ा सा हम ये फैराडे कांस्टेंट के बारे में बताते हैं, क्या होता है ये फैराडे कांस्टेंट। हम लोग आगे यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं फैराडे कांस्टेंट। कहता है फैराडे इज ए यूनिट ऑफ चार्ज। आप चार्ज का ऐसा यूनिट पढ़े होंगे कूलम, लेकिन चार्ज को दूसरे यूनिट में भी मेजरमेंट किया जाता है और वो कितना होता है, फैराडे होता है वो। अब एक फैराडे का मतलब क्या होता है, द चार्ज ऑफ एंड 1 मोल ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल of electron charge of 1 mole of electron is called 1 फैराडे। जानते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन
1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं बल्कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखना है तो 1.6 इंटू 10⁻90 गुना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। आप उसको गुना करते हैं तो 96,000 ऐसे 300 कुछ आता है, बट इसको हम लोग 96,000 क्या लिख देंगे, 500 लिखते हैं। तो आपको याद रखना है एक फराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम। तो याद रखना है एक फराडे का मतलब हो गया 96,500 कूलम। ये अप्रोक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप इसको गुना करेंगे, 96,345 करीब होता है या 55। चलो तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड जेड। एफ और जेड के बीच में रिलेशन देखना है तो कहता है ई और जेड के बीच रिलेशन देखना है। इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है। ई और जेड दोनों आपस में बराबर होता है, बट ये 96,500 से गुना करेंगे तो अगर जेड बराबर हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो ई बटा आ जाएगा 96,500। और हम लोग फराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस से पढ़े थे, फ्रॉम फराडे सेकेंड लॉ। फराडे का सेकेंड लॉ कहता है W इज इक्वल टू जेड क्यू, सॉरी ये सेकेंड नहीं बल्कि हमारा ये फर्स्ट लॉ होगा। W इज इक्वल टू जेड क्यू, जेड के जगह पर लिख सकते हैं ई बटा 96,500 और गुना क्या। इसके माध्यम से आपका न्यूमेरिकल बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू ई बटा 96,500 और गुने Q बराबर होता है, फिजिक्स का ये फॉर्मूला है IT, चार्ज इक्वल टू होता है करेंट इनटू टाइम। तो इस प्रकार से Q बराबर आपको आ जाएगा IT, W इज इक्वल टू आ गया ई बटा 96,500 गुना IT। तो इस प्रकार से हमारा समीकरण आ गया, W इज इक्वल टू ई बटा 96,500 गुना Q। जब चार्ज देगा तब करेंट और टाइम देगा, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे आप। चलिए तो अब आगे देखते हैं, कुछ इससे न्यूमेरिकल आपको बना के दिखा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे बोला गया है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को लिखते हैं। कहता है हाउ मच इलेक्ट्रिक करेंट, हाउ मच इलेक्ट्रिक करेंट इन एम्पियर will be required to liberated 10 gram of iodine from a
solution of potassium iodide in 1 hour। तो कर सकते हैं चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये लिखते हैं, हमारा जो दिया गया है वो गिवन है, W दिया गया है, मतलब कितना वेट डिपॉजिट हो रहा है आयोडीन का, तो ये हुआ 10 ग्राम। आयोडीन के लिए इक्विवेलेंट मास निकालेंगे तो होता है एटॉमिक मास बाई वैलेंसी, एटॉमिक मास बाई वैलेंसी। जानते हैं आयोडीन का एटॉमिक मास जो है वो हो जाएगा आपका 127 और बटा आयोडीन के ऊपर चार्ज जो है -1, वैलेंसी प्लस माइनस नहीं लेना है, सिर्फ वैल्यू लेना है, तो ई आपका आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया 127। अब आगे देखना है हमें, ई हो गया, W दिया गया है। अब देख रहे हैं कि टाइम दे रखा है कितना घंटा, 1 घंटा, तो घंटा को सेकेंड में बदल देंगे तो हमारा 3600 सेकेंड आ जाएगा, ये टाइम हो गया। हमें क्या निकालना है, Q। जानते हैं W इज इक्वल टू होता है E बटा 96,500 और गुने IT। तो W दे रखा है हमारा कितना, 10 ग्राम। E जो है ये दे रखा है 127 गुने I हमें निकालना है, और टाइम जो है वो हो गया 3600 और बटा में 96,500, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से जब I का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 10 गुने 96,500 सॉरी 96,5 9,965 और बटा में 127 और गुने 36, तो जितना ये आ जाएगा उतना एम्पियर। आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 2.11 एम्पियर, तो ये आपका हो गया। तो इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन को बनाएंगे। तो और भी हम आपको क्वेश्चन आप बुक से बनाइए और जो प्रॉब्लम होता है पूछ सकते हैं। चलिए, तो न्यूमेरिकल बनाना है आगे हम लोग अगले दिन।